मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहते हैं, यहाँ हर कोई अपनी मंजिल पाने की जल्दी में है। लेकिन इसी भाग दौड़ के बीच एक माँ थी, नम्रता। वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू पोछा करके अपने बेटे के सपनों को रोशनी दे रही थी। वो हर रात भूखी सो जाती ताकि उसका बेटा पेट भर कर पढ़ सके। उसकी हर सुबह किसी होटल की फर्श साफ करने में गुजरती ताकि एक दिन उसका बच्चा ऊंची कुर्सी पर बैठ सके। उस दिन मुंबई की सुबह बादलों से ढकी हुई थी। बारिश की बूंदें झुग्गियों की टिन की छतों पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई टूटे हुए दिल का गीत गा रहा हो। वसंत नगर की एक झोंपड़ी में नम्रता ने अपने गीले कपड़े बदले, बाल पीछे बांधे और सिर पर प्लास्टिक की थैली रखकर काम पर निकल पड़ी। माँ, आज मत जाओ ना, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, पीछे से उसकी बेटी जूही ने कहा। नम्रता मुस्कुरा दी। अगर मैं नहीं जाऊंगी बेटा, तो तेरे भाई कबीर की किताबें कौन खरीदेगा? उसने जूही के माथे को चूमा और बिना कुछ कहे बारिश में खो गई। मुंबई की सड़कें भीगी हुई थीं, लेकिन नम्रता का दिल पूरी तरह से सूखा हुआ था। हर दिन का वही सफ़र, झुग्गी से बस स्टॉप, फिर लोकल ट्रेन और फिर ग्रैंड रॉयल होटल की ऊंची दीवारें। उसे उस होटल की चमक से कभी जलन नहीं होती, बस कभी कभी वो सोचती, काश मेरा बेटा भी एक दिन इसी होटल में ऐसे अच्छे कपड़े पहनकर आए जैसे यहाँ आने वाले बड़े लोग आते हैं। नम्रता के पास खुद के लिए वक्त नहीं था। सुबह 4 बजे उठना, बच्चों के लिए खाना बनाना और खुद चाय पीकर काम चलाना, यही उसकी दिनचर्या थी। माँ, तुम इतना कम क्यों खाती हो? उसका बेटा कबीर अक्सर पूछता। वो हंस देती। मुझे क्या भूख लगती है बेटा, मैं तो भगवान का नाम लेकर ही पेट भर लेती हूँ। हकीकत में वो बचा हुआ खाना रख देती ताकि कबीर और जूही को 2 वक्त की रोटी मिल सके। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था, कमर में दर्द, हाथों में सूजन, लेकिन चेहरे पर अब भी वही शांति थी, जैसे जीवन के हर घाव पर मरहम लगा दिया हो। एक वक्त था जब उसके पति प्रकाश एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में मशीन में फंसकर उनकी जान चली गई। नम्रता के हाथ में 2 छोटे बच्चे और दुनिया का सारा बोझ आ गया। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। मुंबई में कौन किसका होता है, ये बात नम्रता ने उसी दिन समझ ली थी। ग्रैंड रॉयल होटल में सफाई कर्मचारी की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी। शुरू में झाड़ू लगाने पर शर्म आती थी, लेकिन जब पहली बार कबीर की स्कूल फीस भरी तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया। वो अक्सर कहती, ये झाड़ू उठाकर मेरा बेटा कलम उठा पाएगा तो मुझे इस काम पर गर्व है। कबीर पढ़ाई में बहुत तेज था, स्कूल के टीचर भी उसकी तारीफ करते। वो हमेशा किताबों में खोया रहता, लेकिन जब भी माँ के हाथों की झुर्रियाँ देखता तो सोचता, कब वो दिन आएगा जब माँ को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने बचपन से ही एक ही सपना देखा था, बड़ा आदमी बनना, ताकि माँ को कोई तिरछी नज़र से न देखे बल्कि सिर झुकाकर सलाम करे। मुंबई की भीड़ में जहां हर कोई अपने सपने के पीछे भाग रहा था, नम्रता अपने बेटे के सपने को ही अपना सपना बनाकर जी रही थी। त्योहारों पर भी वो छुट्टी नहीं लेती थी। दिवाली की रात जब पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, वो होटल के फर्श साफ कर रही थी। उसके हाथ में मॉप था, लेकिन दिल में कबीर का चेहरा। मेरा बेटा आईएएस बनेगा, वो धीरे से बुदबुदाई। पास से गुजरते एक वेटर ने हंसते हुए कहा, अरे नम्रता, तेरे घर से आईएएस निकलेगा, ये सपने तुम जैसे लोगों के लिए नहीं होते। नम्रता मुस्कुरा दी। कभी कभी भगवान गरीबों की झोपड़ी में भी सूरज उगा देता है। रात को जब वो घर लौटे, कबीर मेज पर पढ़ रहा था। माँ, इस शब्द का मतलब क्या होता है? ईमानदारी, नम्रता ने कहा। जब कोई अपनी मेहनत और सच्चाई से कमाए, बिना किसी का हक मारे, तो वही ईमानदारी है, बस ये मत भूलना। कबीर ने सिर हिलाया और मन ही मन ठान लिया, मैं माँ की इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। दिन बीतते गए, नम्रता की कमर झुकती गई, लेकिन उसकी उम्मीदें सीधी खड़ी रहीं। हर महीने की थोड़ी सी तनख्वाह से भी वो बच्चों की फीस, किताबें और बिजली का बिल भरती रही। उसने खुद के लिए कभी नई चप्पलें नहीं खरीदी, लेकिन कबीर के लिए नए जूते ज़रूर ले आई। वो कभी नहीं कहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन था कि उसका बेटा एक दिन उस जगह पहुंचेगा जहां का वो सपना भी नहीं देख सकती थी। मुंबई का एक तपता दोपहर था। ग्रैंड रॉयल होटल की चमचमाती लॉबी में मेहमानों की चहल पहल थी।
और उसी के एक कोने में नम्रता चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी, एक माँ की शांति जो अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना चुकी थी। उधर उसके बेटे कबीर का कॉलेज का पहला दिन था। वो मलाड के एक सरकारी कॉलेज में पढ़ने गया था। उसके पास न ब्रांडेड बैग था, न ही नए जूते, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वो चमक उस लड़के में होती है जिसने भूख और सम्मान की असली कीमत देखी हो। कबीर पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उसे कॉलेज में ही छात्रवृत्ति मिल गई। जब उसने ये खबर नम्रता को बताई तो उसने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान ने तुझे चुना है। उस पल उसके भीतर जो गर्व उमड़ा वो सालों की थकान धो गया। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। कॉलेज की किताबें, प्रोजेक्ट, फीस, सब कुछ पैसे मांगता था। नम्रता ने ओवर टाइम लेना शुरू कर दिया। अब वो सुबह की शिफ्ट के बाद शाम को भी सफाई करने लगी। उसके हाथों की नसें सूज गईं, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात चलती, कबीर को कभी ये एहसास न हो कि उसकी माँ झाड़ू लगाने वाली है। कबीर को भी इस बात का एहसास था। वो कोशिश करता कि पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा ले, लेकिन नम्रता मना कर देती। तेरा काम सिर्फ पढ़ाई है, मैं हूं न तेरे पीछे। एक रात वो छत पर बैठी थी। हवा में नमक और समुद्र की गंध थी। वो आसमान की ओर देख रही थी। भगवान, मेरे बेटे के रास्ते के सारे कांटे हटा देना, मेरे हिस्से में दे देना। धीरे धीरे साल बीतते गए। कबीर अब कॉलेज के टॉपर्स में आने लगा था। प्रोफेसर कहते, ये लड़का किसी दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन कबीर जानता था कि अगर माँ न होती तो वो किताबें नहीं बल्कि जिंदगी के बोझ तले दब जाता। एक दिन कॉलेज में यूपीएससी की एक वर्कशॉप हुई। वहाँ एक आईएएस अफसर आया था। उसने कहा, जो बच्चे समाज को बदलना चाहते हैं उन्हें आईएएस बनना चाहिए। उसके शब्द कबीर के दिल में उतर गए। उसने ठान लिया, अब बस यही मंजिल है। जब उसने ये बात माँ को बताई तो नम्रता थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। बेटा, वो बहुत बड़ी परीक्षा होती है, वहां तो अमीरों के बच्चे भी सालों तक फेल होते रहते हैं। कबीर ने उसका हाथ थामा। माँ, मैंने तेरी झाड़ू से सीखा है कि अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करो तो कोई फर्श इतना गंदा नहीं रहता कि साफ न हो सके। अगले दिन होटल के फर्श साफ करते हुए नम्रता की झाड़ू और जोर से चलने लगी, जैसे वो अपने बेटे का रास्ता साफ कर रही हो। वो दीवार के पास रुकी, हाथ जोड़े और फुसफुसाई, भगवान, अब मेरी उम्र चाहे जितनी बाकी हो, बस कबीर का सपना पूरा कर देना। कबीर ने दिन रात एक कर दिए। वो दिन में लाइब्रेरी जाता, रात को झुग्गी के पास की एक चाय की दुकान की रोशनी में बैठकर पढ़ता। नम्रता हर रात उसके लिए चाय लाती और चुपचाप बैठकर उसे पढ़ते देखती। उसे कबीर के चेहरे पर उसके पति प्रकाश की परछाई दिखती, वही जिद, वही ईमानदारी। जब वो थक जाता तो नम्रता उसके सिर में तेल लगाती और कहती, बेटा, जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता, बस अपने कदम ठीक रखना। कबीर मुस्कुरा देता, माँ, जब तुम जैसे लोग भगवान से प्रार्थना करते हो तो किस्मत भी डर जाती है ना। वक्त बीतता गया। कबीर पहली बार यूपीएससी में फेल हुआ, दूसरी बार भी फेल हुआ, लेकिन तीसरी बार जब रिजल्ट आया तो उसका नाम कबीर शर्मा पहले पन्ने पर था। उस दिन नम्रता होटल में फर्श पोंछ रही थी। कबीर भागता हुआ अंदर आया, आंखों में आंसू और हाथ में मोबाइल। माँ, मैं आईएएस बन गया। नम्रता कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके हाथ से पोछा गिर गया और आंखों से वो आंसू निकल आए जो सालों से भीतर दबे हुए थे। आज मेरी दुनिया चमक गई बेटा। अब अगर मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं। कबीर ने उसके मैले हाथ पकड़ लिए। अब मैं तुझे इस झाड़ू से आज़ाद कर दूंगा माँ। वो दिन नम्रता के लिए एक नए जन्म जैसा था। उसकी मेहनत रंग लाई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी के पन्नों में एक और इम्तिहान बाकी था, वो भी सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक। मुंबई के मरीन ड्राइव पर सूरज ढल रहा था। लहरें दीवार से टकराकर लौट रही थीं, जैसे वक्त कबीर के पैरों को चूमकर लौट रहा हो। अब वो कबीर शर्मा नहीं, बल्कि कबीर शर्मा आईएएस मुंबई जोन था। कंधों पर चमकते सितारे, सरकारी गाड़ी और हर जगह इज्जत। लोग उसे सर कहकर बुलाते थे। वो वही लड़का था जिसने कभी झुग्गी की गलियों में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की थी। लेकिन अब वही लड़का अपनी माँ की झुग्गी वाले पते को सरकारी फॉर्म्स में छिपाता था, क्योंकि उसे डर था, लोग क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं एक झाड़ू लगाने वाली औरत का बेटा हूँ।
एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसके दोस्त और सहकर्मी अधिकारी राहुल ने कहा, कबीर, कल ग्रैंड रॉयल होटल में एक बड़ा कार्यक्रम है, मंत्री जी आ रहे हैं और तुम मुख्य अतिथि हो। कबीर मुस्कुराया, वो होटल तो बहुत फेमस है, सुना है वहाँ का स्टाफ बहुत पुराना और ईमानदार है। हाँ, राहुल ने कहा, कुछ लोग तो 20-25 साल से वहीं हैं। ये सुनकर कबीर के भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे अतीत ने अचानक कंधे पर हाथ रख दिया हो। लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। उधर नम्रता को पता चला कि होटल में एक बड़ा अफसर आने वाला है। होटल के मैनेजर ने सभी को सतर्क रहने को कहा। नम्रता ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भगवान करे वो अफसर अपने माँ बाप की इज्जत करना जानता हो। कार्यक्रम वाले दिन होटल के बाहर सरकारी गाड़ी रुकी। जंबू कार से उतरा कबीर, सूट बूट में, सिर ऊंचा किए, आंखों में आत्मविश्वास। पूरा होटल स्टाफ झुककर सलाम कर रहा था। नम्रता ने भी बिना देखे झुककर नमस्ते की। फिर जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने उसका अपना बेटा खड़ा था। उसके पैर थम गए, सांस रुक गई, आंखें नम हो गई। वो वहीं ठहर गई, एक फर्श पर झुकी हुई माँ और सामने मंच पर उसका अफसर बेटा। किस्मत ने दोनों को एक ही छत के नीचे खड़ा कर दिया था, बस रिश्ते की ऊंचाई और जमीन अलग थी। साहब आ गए। होटल की गेट पर आवाज़ गूंजी। लाल कालीन पर कदम रखते हुए कबीर ने अपनी घड़ी देखी। फोटोग्राफर्स ने फ़ोटो खींचनी शुरू कर दी। होटल के मैनेजर ने झुककर कहा, सर अंदर आइए, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे थे। कबीर मुस्कुराया, सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसी कोने में नम्रता झुकी हुई थी, फर्श पूंछ रही थी। उसके हाथ काम कर रहे थे लेकिन दिमाग किसी अजीब सी हिरन में था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, मिलिए हमारे मुख्य अतिथि श्री कबीर शर्मा जी से। उसके हाथ से पूछा गिर गया। पीछे मुड़कर देखा तो आंखों के सामने वही चेहरा था, वो चेहरा जो बरसों पहले उसकी गोद से उठकर सपनों की ओर चला गया था। कबीर की नज़र भी उसी दिशा में पड़ी। एक पल के लिए उसे कुछ अजीब सा लगा। वो चेहरा जाना पहचाना सा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो। तभी उसने एक धीमी कांपती आवाज़ सुनी, कबीर, मेरा बेटा। ये आवाज़ इतनी धीमी थी कि भीड़ के शोर में खो सी गई, लेकिन कबीर के कानों ने सुन लिया और दिल ने पहचान लिया। वो पल जब माँ बेटे की आंखें मिली, वक्त जैसे ठहर गया। भीड़, कैमरे, अफसर, पत्रकार, सब कुछ धुंधला पड़ गया। बस दो लोग थे और एक अनकहा सच। सर आप मंच पर चलिए, किसी ने कहा। कबीर ने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। मंच पर खड़े होकर उसने माइक पकड़ा। महानुभावों, आज हम मुंबई के होटल वर्कर्स के लिए एक नई योजना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखें बार बार उसी कोने की ओर जा रही थीं जहां उसकी माँ अब भी खड़ी थी, सिर झुकाए, हाथ में कपड़ा लिए। उसकी आंखें भरी हुई थीं लेकिन चेहरे पर गर्व की एक मुस्कान थी। उसने फर्श पर गिरा हुआ कपड़ा उठाया और भगवान की तस्वीर की ओर देखकर फुसफुसाई, धन्यवाद प्रभु, आज मेरे बेटे को यहाँ तक पहुँचाया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब लोग कबीर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन वो हर मुस्कान के पीछे माँ का चेहरा देख रहा था। वो चेहरा जिसने अपनी भूख मिटाकर उसके सपनों को सींचा था। आखिरकार जब सब चले गए तो वो वहीं रुक गया। मैनेजर साहब, यहाँ जो बुजुर्ग महिला है जो फर्श साफ करती है, उसका नाम क्या है? मैनेजर ने जवाब दिया, नम्रता देवी सर, बहुत पुरानी है, 25 साल से काम कर रही है, बहुत ईमानदार है। नम्रता देवी, ये नाम सुनते ही कबीर के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। गला सूख गया और आंखों में सारी पुरानी यादें उमड़ आईं। बारिश वाली सुबहें, माँ की चाय, झोंपड़ी की रोशनी और वो झाड़ू जो उसके सपनों की बुनियाद थी। वो तेजी से होटल के सर्विस कॉरिडोर की ओर भागा। उधर नम्रता एक कोने में बैठी अपने थके हुए हाथ सेक रही थी। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, माँ। वो शब्द हवा को चीरता हुआ सीधे उसके दिल तक पहुंचा। नम्रता ने पलट कर देखा, सामने उसका बेटा खड़ा था। आंखों से बहते आंसू, सूट की जगह अब विनम्रता का आवरण। माँ। कबीर बस इतना ही कह पाया। वो उसके कदमों में गिर पड़ा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझे पहचान नहीं पाया। मैं खुद को बड़ा समझने लगा, पर तू ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। वो माँ का हाथ पकड़कर रोने लगा। नम्रता के आंसू उसके बालों पर गिरे। नहीं बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, तू बड़ा आदमी बन गया। कबीर ने सिर हिलाया। नहीं माँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं तो आज तक तेरा वही फर्श हूँ जिस पर तूने मेहनत से सपने लिखे। उस दृश्य को देखकर होटल का पूरा स्टाफ सन्न रह गया।
एक आईएएस अधिकारी जमीन पर अपनी मां के पैरों में गिरा हुआ था। कैमरे फिर से चमके, लेकिन अब वो फोटो सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि इंसानियत की जीत की तस्वीर थी। होटल के हॉल में अब सन्नाटा था। कबीर अब भी अपनी मां के पैरों में झुका हुआ था। नम्रता ने उसके बालों पर हाथ फेरा, जैसे बचपन में किया करती थी। बेटा उठ जा, सब देख रहे हैं। कबीर ने सिर उठाया। आंखें लाल थीं लेकिन मन हल्का था। माँ, आज जो सब देख रहे हैं वो सच देख रहे हैं। अब मैं छुपाना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ। वो खड़ा हुआ और माइक की ओर बढ़ा। हॉल में कुछ पत्रकार अब भी मौजूद थे। कबीर ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, आप सबने आज एक अफसर को देखा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप एक बेटे को देखें। मैं जिस होटल में आज एक अतिथि के रूप में आया हूं, ये वही जगह है जहां मेरी माँ नम्रता देवी पिछले 25 सालों से सफाई का काम कर रही हैं। आज तक मैंने इसे छिपाया क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे छोटा समझेंगे, पर आज मुझे समझ आया कि छोटा मैं नहीं, मेरी सोच थी। मैं इस झाड़ू की वजह से हूँ। इस झाड़ू ने मेरे सपनों की मिट्टी को चमकाया है। फिर उसने नीचे झुककर माँ के हाथों से वो झाड़ू उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट में इंसानियत की जीत गूंज रही थी। जिस झाड़ू को वो छिपाता था, आज पूरी दुनिया के सामने वो कह रहा था, ये मेरी माँ है और मैं इस पर गर्व करता हूँ। होटल का मैनेजर, जो पहले उन्हें सिर्फ एक वर्कर कहता था, अब झुककर बोला, माँ जी हमें माफ़ कीजिए, आज आपने हमें सिखाया कि असली सम्मान किसे कहते हैं। कबीर ने माइक से घोषणा की कि आज से इस होटल में काम करने वाले हर सफाई कर्मी को हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं बल्कि होटल का आधार स्तंभ कहा जाएगा। और सरकार की तरफ से मैं घोषणा करता हूँ कि इन सभी के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च अब सरकार उठाएगी। ये सुनकर नम्रता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर बस यही शब्द थे, धन्यवाद भगवान। अब कोई और नम्रता अपने बेटे से दूर नहीं रहेगी। अगले दिन ये खबर हर अखबार की हेडलाइन थी। आईएएस अफसर ने मां की झाड़ू को सम्मान का प्रतीक बनाया। नीचे वही फोटो थी, एक बेटा अपनी मां के पैरों में गिरा हुआ और मां के हाथ में झाड़ू। पूरा देश उस तस्वीर से रो पड़ा। लोग कहने लगे, अगर हर बेटा ऐसा हो तो कोई माँ झुके नहीं, कोई गरीबी शर्म की बात न रहे। शाम को कबीर अपने नए बंगले में लौटा। वो अब भी उसी विनम्रता में था। रात को माँ को साथ लेकर वो पहली बार समुद्र किनारे बैठा। सामने अरब सागर की लहरें थीं। नम्रता ने पूछा, बेटा अब तू मुझे अपने साथ रखेगा? कबीर मुस्कुराया, माँ अब तो तू मेरे भीतर रहती है। फिर उसने धीरे से कहा, अब मुझे तेरे हाथों का बना खाना चाहिए, तेरे आशीर्वाद की महक चाहिए, बाकी सब फिजूल है। नम्रता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही सपना था जो उसने बरसों पहले देखा था, मेरा बेटा बड़ा आदमी नहीं, बड़ा इंसान बने। कबीर ने उसका हाथ थामा और कहा, माँ, आज तेरी दोनों दुआएं पूरी हो गई हैं। दूर अरब सागर की लहरें किनारे को चूम रही थीं, जैसे खुद मुंबई शहर भी उस माँ के पैर धोकर आशीर्वाद मांग रहा हो। कहानी का अंत नहीं हुआ। बसंत नगर की वो झूंपड़ी अब खाली नहीं थी। उसकी दीवार पर एक तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था, यहाँ से शुरू हुई थी एक माँ की मेहनत और एक अफसर की इंसानियत। और नीचे लिखा था, माँ की झाड़ू ने जिस बेटे को चमकाया, वही बेटा आज देश को साफ कर रहा है और हर माँ को सम्मान दे रहा है ताकि हर बच्चा ऊंचा उठ सके।